हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और इस वक्त हम उपस्थित हैं जिला मंडी के सरका घाट उपमंडल में और आप मेरे साथ देखते हैं कि जाने माने प्रत्याशी कांग्रेस के पिछली बार 2017 की बात करें हम तो इनको कांग्रेस की तरफ से जो था वो टिकट मिला। मेहनत काफ़ी अच्छी की, काफ़ी लोगों में जो हैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, लोगों की भी पसंद है, युवा नेता हैं। आज हम सरका घाट के मुद्दों की बात करेंगे और जो सरका घाट की जनता ने हमारे से सवाल किए वो भी इनसे हम पूछेंगे। तो सर सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय जो है हम लोगों के लिए दिया। सर मैं सबसे पहले तो एक ही क्वेश्चन मेरे को चाहे कांग्रेस के लीडर्स मिल रहे हैं या भाजपा के लीडर मिल रहे हैं, पहला क्वेश्चन व्यक्तिगत तौर पे सीधा सवाल। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब अपने पंजाब में आए कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी चूक कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस की तरफ से कोई भी चूक नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटीज़ होती है, वो टोटल जो है वो लोग हैंडल करते हैं। स्टेट का तो उसमें बहुत-बहुत कम रोल होता है। जब भी किसी प्रधानमंत्री ने कहीं विज़िट करना होता है तो 5 साल पहले एसपीजी वाले आते हैं, उस एरिया को खाली करते हैं। उनके पास सारी इंटेलिजेंस ही है वो पूरी प्रधानमंत्री के पास होती है। और अगर जिस देश का प्रधानमंत्री ये बोले कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, तो 134 करोड़ लोग कहाँ सुरक्षित हो सकते हैं। ये सारा पॉलिटिकली है, ये वो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए वो जो है आदरणीय पीएम जी ने ये ड्रामा रचा हुआ है। कोई भी वहाँ सिक्योरिटी की चूक नहीं हुई हुई थी, क्योंकि अगर मैं मान लेता हूँ कि थोड़ी देर के लिए कि वहाँ पे किसान लोग एजिटेशन कर रहे थे, तो रूट चेंज कर देते। वो इंटेलि जो उनका जितनी भी इंटेलिजेंस थी उसको पूरा पता होता है कि जिस रूट से पीएम ने जाना है, कि कहाँ कोई इस तरह की कोई इंटेलिजेंसी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी किसके लिए होती है पीएम की? इसके लिए होती है कि वो रूट को वो उन्होंने ट्रैकर लगाए होते हैं, कहीं ट्रबल नहीं हो उसके जाने के लिए। ये सारा पॉलिटिकल ड्रामा था। उनको पता लगा था कि जहाँ वो जनसभा कर रहे थे, वहाँ ना लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही थी, 70,000 कुर्सियाँ लगाई थी, 700 लोग इकट्ठे हुए थे। वहाँ पे आदरणीय अमरिंदर सिंह जी ने तो कुर्सियों को संबोधित किया था। तो ये जो पंजाब वाला इश्यू है, सारा जो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए प्रधानमंत्री जी जो इस तरह का ड्रामा करते हैं, जो जनता ने उनसे सवाल करने थे कि आपके 7 साल का कार्यकाल क्या रहा? उन जनता के मुद्दों को भड़काने के लिए इस तरह का जो है उन्होंने ड्रामा जो आदरणीय मोदी जी ने किया। सर मैं दूसरा सवाल पूछूँगा, हालाँकि इस क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। जाते-जाते वक़्त जो भी पंजाब के सिक्योरिटी ऑफिसर थे, प्रधानमंत्री जी ने सीधी एक बात कर दी कि चन्नी साहब को थैंक यू करना कि मैं ज़िंदा वापस लौट आया हूँ। हालाँकि ये 3 करोड़ लोग जो पंजाबी थे, उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। इस पे आपका क्या कहना है? मेरी एक चीज़ बताइए, चन्नी साहब बड़े हैं कि प्रधानमंत्री बड़े हैं? किसी देश का प्रधानमंत्री बड़ा होता है कि सीएम बड़ा होता है? प्रधानमंत्री के ही अंडर ही सीएम होता है। पर आप बताइए पंजाब में ऐसी कोई भी हरकत नहीं हुई, जो सीएम की सिक्योरिटी के लिए चूक थी। उनकी ठीक है, उनका जायज़ था, उनका रोष जायज़ था। 700 लोग जो थे, उनके शहीद हुए हैं धरने में। अगर नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही ये वापस लेना था, तो उन्होंने साल डेढ़ साल पहले ले लिया होता। जान, माल, धन का क्यों नुकसान होता? इतना बड़ा नुकसान किसानों का क्यों होता? वो तो अपना रोष प्रकट करने के लिए गए थे। आप बताइए कोई किसी प्रकार का कोई वहाँ पथराव हुआ है, कुछ हुआ क्या है? उसके बाद कोई अशांति हुई? बिल्कुल शांत है, पंजाब जैसा हिमाचल शांत है, वैसा ही पंजाब है और इलेक्शन हो रहे हैं, अब आप देखो इलेक्शन का पूरा माहौल है। ये सारा जो है मोदी जी क्या करते हैं, सिर्फ़ इस देश को बाँटना चाहते हैं, लोगों का मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। जहाँ लोगों का सवाल देश के लोगों का सवाल शिक्षा के प्रति हो, स्वास्थ्य के प्रति हो, रोज़गार के प्रति हो या दूसरी और जो मूलभूत जो डिमांड है उसके प्रति हो, ये उसको मुद्दे को डाइवर्ट करके धर्म, जाति, क्षेत्रवाद की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं। आपने इससे पहले भी इस देश के अंदर प्रधानमंत्री हुए। उन्होंने हमेशा और हमेशा जनहित के लिए कार्यों के लिए किए, इस तरह की कोई भी नहीं है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के क्यों नहीं प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे थे, उनका ध्यान कभी नहीं उन्होंने भी कभी देश को कभी बाँटने की कोशिश नहीं की है। पर आज हमें 70 साल के बाद ऐसा प्रधानमंत्री इस देश के लिए मिला, जो काम के बजाय लोगों को बाँटना चाहता है। अभी तो इस देश के अंदर हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा उठा रहे हैं। जब ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद अपर कास्ट, लोअर कास्ट क्या करेंगे? और उसी तरह से ये जो है अपनी सत्ता हथियाना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा ज़हर है। इन्होंने जो है ये पॉलिसी है वो हमारे डिवाइड करने के लिए, रूल करने की अंग्रेज़ों की सीखी थी। वो गोरे अंग्रेज़ थे, ये काले अंग्रेज़ हैं।
ठीक है सर, मैं अब सरका घाट की चीज़ पे आऊँगा। मैं 2017 की बात करूँ, इलेक्शन 2022 में आने वाले हैं। पार्टी में आप संगठन के तौर पे काम कर रहे हैं, पर 2017 की बात करें तो मैं भी इसी क्षेत्र से संबंध रखता हूँ, बट जब आपका नाम आया, तो एकदम से लोगों को कुछ एक्सपेक्टेशन मतलब लगे, अगर मैं अपनी ही बात करूँ क्योंकि उस समय हम मीडिया में नहीं थे, तो हम उस आपको जानते थे, बट जो तो कई लोग का हमारे से बात हुई कि पवन ठाकुर जी हमारे बीच में आए, पर वो टिकट एकदम से मिल जाना, वो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। मेरा जो राजनीतिक करियर है एनएसयू से स्टार्ट होके यूथ कांग्रेस से लेके कांग्रेस था। जब मेरे को टिकट मिला, तो मिला मैं जिला कांग्रेस का अध्यक्ष था। किसी नॉर्म्स के तहत आदरणीय हमारे जो पूर्व में प्रत्याशी थे या मंत्री थे, उनका टिकट कटा। तो उन्होंने किसी को टिकट देना था हाईकमान ने, तो उन्होंने मेरे को टिकट दिया। मैं सरकाघाट की जनता का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को 22,000 के करीब टिकट दिए वोट दिए। जब मेरे पास 13 दिन थे, इससे पहले 2012 में आदरणीय राव साहब ने इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने 23,000 के करीब वोट लिए हुए हैं। तो आप बताइए एक आदमी मैंने तो कोई भी अभी मेंबर का भी इलेक्शन नहीं लड़ा। फर्स्ट जो मेरा इलेक्शन था, वो असेंबली का इलेक्शन था और जिसमें सरकाघाट के लोगों ने 22,000 वोट दिए। जब वो वैसा समय था, जब लोग जो 18 से 35 साल का वोटर था, वो उसका रुझान कांग्रेस की तरफ नहीं था। वो मोदी के बहकावे में, अच्छे दिनों के चक्कर में वो बहक गया था। तभी भी हाँ, लोग सरकाघाट के लोगों ने मेरे को 22,000 वोट दिया और मैं आपको बताऊँ कि जहाँ मंडी में हमारे जो कांग्रेस के थे, कोई मंत्री थे, वो जो परसेंटेज ऑफ वोट हमने ली, वो उन्होंने ली और जो उनका हारने का मार्जिन था, वो हमारे से कहीं ज़्यादा था। पर फिर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है, हमारी रही और सरकाघाट के लोगों ने बहुत ज़्यादा हमारे को समर्थन दिया। जो अब क्या होता है जब भी आप सरकार के अंदर होते हैं, तो सरकार के विरुद्ध एंटी इन्वेस्टिव फैक्टर होता था। पिछली बार एंटी इन्वेस्टिव फैक्टर हमारे विरुद्ध था, कांग्रेस के विरुद्ध था, वो कारण था। दूसरा कई चीज़ें थी हमारे आदरणीय अनिल शर्मा जी का पार्टी को छोड़ के जाना, कई और चीज़ें, कई मुद्दे थे यहाँ पे और सबसे बड़ा था हमारा एक और हमारे को सेटबैक लगी जब 31 तारीख के बाद आदरणीय धूमल जी को जब उन्होंने चेहरा डिक्लेयर किया, तो वो बेसिकली धूमल जी तो अपना लगाव सरकाघाट से भी रखते थे। उनसे भी हमें थोड़ा-सा हुआ लोगों को लगा कि नहीं सीएम मिल रहा है, तो सीएम ने जब अनाउंस किया कि जी लोगों को लगा कि कहीं कर्नल साहब को मंत्री मंत्री मिल जाए तो मंत्री पद की लालसा होगी लोगों को। इस तरह से कई ऐसे फैक्टर रहे। पर मैं इसको नहीं मानता तो फिर भी लोगों ने सरकाघाट के लोगों ने बहुत बड़ा हमारे को समर्थन दिया है। ठाकुर साहब, मैं अगली बात करूँगा, सरकाघाट की बात करूँगा, हालाँकि काफ़ी युवा नेता आप हो गए, यदुपति ठाकुर जी हो गए या कोई और भी युवा नेता जो होते हैं, वो कब हर वक़्त जो हैं, यहाँ के लोकल विधायक जो हैं, कर्नल इंदर सिंह जी, उनके खिलाफ मोर्चा खड़े हो जाते हैं, चाहे वो गाँव पशुओं की दिक्कत है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी बस डिपो शिफ्ट कर देना, इस पे आपका क्या कहना है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो आदरणीय विधायक महोदय जी का उनका जो 14 साल का कार्यकाल हो बिल्कुल निराशाजनक रहा। जो कांग्रेस ने पहले यहाँ पे चाहे ऑफिस खोले थे, दूसरी चीज़ें थी, वो धीरे-धीरे यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। जब उन्होंने लोगों से यहाँ के सरकाघाट के लोगों से वादा किया था, ये उन्होंने 2 बार इलेक्शन अपने लूज़ किए, उन्होंने बोला मेरे को मौका दीजिए, यहाँ तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मैं यहाँ पे रोज़गार के साधन लाऊँगा, दूसरे यहाँ बड़े ऑफ़िस लाऊँगा, मैं यहाँ पे अच्छी इंस्टीट्यूशन लाऊँगा। कई प्रकार के प्रलोभन दिए उन्होंने, हम सड़कों की स्थिति सुधारेंगे, बिजली की स्थिति सुधारेंगे, सारी चीज़ें और उन्होंने तो ये भी कहा था कि हमारे लोगों को पढ़ने के लिए दूर-दराज क्षेत्रों में जाना पड़ता था। मैं जो है शिक्षा को इतना मजबूत करूँगा कि मैं नए इंस्टीट्यूशन यहाँ लाऊँगा। पर आज 14 वर्ष हो गए आदरणीय विधायक जी को। वो बताइए कि कोई भी आपने कोई मेजर इंस्टीट्यूशन सरकाघाट के लिए लाया। उल्टा यहाँ देखिए, मेजर इंस्टीट्यूशन की बात करूँ, अभी सीएम जयराम ठाकुर जी की रैली हुई भदरौता इलाका में, उन्होंने आई थिंक ये पॉलिटेक्निकल कॉलेज की अनाउंसमेंट करी, बलद्वाड़ा को 50 हॉस्पिटल, एक हेलीपैड दिया, तो घोषणाएँ तो काफ़ी करी भाजपा ने अभी तो। भाजपा के जुमले हैं। जिस तरह से आदरणीय दिल्ली से जुमले होते हैं वही हैं। वो बताइए अगर आपने 50 बेडेड बोलते हैं बलद्वाड़ा में तो फर्स्ट एड के लिए डॉक्टर नहीं है। जो सिविल हॉस्पिटल बनाया था हमने, उसको उन्होंने सेंट्रल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बना दिया। जिसको हमने पहले ठाणा बनाया था, उसको उन्होंने चौकी बनाई है। फिर तो जब कांग्रेस ने एजिटेशन किया तब उन्होंने ठाणे का दर्जा दिया। आप वो बताइए कि आपने इलाका बदरौता में कहाँ पॉलिटेक्निकल खोला है? कहाँ है, क्या है? घोषणा करके कुछ नहीं होता। आप हकीकत बताइए। वो तो कई दिनों से बोल रहे हैं कि हमने इलाका बदरौता में सीएससी खोली। कभी वो जम्मन को बोलते हैं, कभी वो थोन्ना को बोलते हैं, कभी बुधवार को बोलते हैं। बताइए कहाँ आप सीएससी कहाँ खोल रहे हैं, सीएससी खोल रहे हैं?
मैं तो बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पता नहीं किस मुँह से ये चीज़ें बोल रही है। जिस पार्टी का विधायक हो और हमारे 70 रूट विद ड्राइवर धर्मपुर चले जाएँ, हमारा आयुर्वेदिक का हॉस्पिटल धर्मपुर चले जाएँ, हमारे एग्रीकल्चर के ऑफिस धर्मपुर चले जाएँ। टोटल जो हमारे ऑफिस थे जो कांग्रेस के टाइम थे वो धर्मपुर या दूसरे स्थानों में लग जाएँ। और मैं आपको बड़ी ताज्जुब की बात है, हमारे पास नौजवानों की एक फ़ौज है। आज जो भी अगर छोटी-मोटी नौकरी भी मिलती है, आउटसोर्सेज़ वो भी दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से मिलती है। तो इससे बड़ी जो क्या शर्म की बात हो सकती है भारतीय जनता सरकार और पार्टी को, कि दूसरे क्षेत्रों में जो सरकाघाट वो क्षेत्र है जहाँ के लोग एक आम आदमी से बड़े ऊँचे तक, चाहे मैंने पहले कई बार बोला, चाहे यहाँ को आईएएस है, आईएफएस है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, दूसरे लोग हैं, सारे इस धरती माँ ने पैदा किए हैं हम उससे। पर हम राजनीतिक तौर से जैसे हमने बढ़ना था वैसे हम नहीं बढ़े। हमारे से बाद में जो शहर बने वो बहुत आगे चले गए। और जो हम तो हमारे पास जो सरकाघाट तहसील है वो तो जब देश आज़ाद नहीं हुआ तब की तहसील है। आज तो इसका दर्जा बढ़-बढ़ के कहाँ होना चाहिए था। तो हम आदरणीय कर्नल इंदर सिंह जी कहाँ बोल रहे हैं, कर्नल सिंह जी ने तो इसको 40 साल पीछे ले गए। 40 साल सरकार घाट को पीछे ले जाने में सीधा हाथ जो आदरणीय कर्नल जी का है, ना कोई यहाँ के मुद्दे उठाते नहीं है। वो जो कर देती है जैसे वो पहले अंग्रेज़ों के टाइम में जो होते थे ना, दूसरे वो हाथ खड़ा करने वाले, वैसे हाथ खड़ा करने वाले हमारे विधायक हैं। कभी इन्होंने कहा कि हमारे 70 रूट क्यों चले गए? अपनी सरकार से पूछा? कभी विधानसभा में इन्होंने पूछा कि बाहर के बेरोज़गारों को रोज़गार मिल रही है, क्यों मिल रही है? क्या बात है, क्या कारण है? हम विधायक जी से पूछते, क्यों नहीं क्वेश्चन करते? हमारे ऑफ़िस क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? क्यों नहीं करते? हमारी सड़कों की इतनी हालत खस्ते क्यों नहीं सुधर रही है? बताइए, बताओ आपने कौन-सा लिया? अगर पीएस वाइज़ में रोड निकलना है वो एक्ट के तहत है, 250 की आबादी होगी रोड निकलेगा। आपको 70 लीटर पानी पर पर्सन पर डे देना ही पड़ेगा, वो एक्ट में है, वो मनमोहन सिंह जी ने एक्ट बनाया है, ठीक है? 8th क्लास तक जो एजुकेशन की गारंटी दी है कि बच्चे को स्कूल जाना होगा, वर्दी फलाना जो भी देना होगा वो देना होगा। ये जो सारी चीज़ें आज मिल रही है, एक्ट के तहत मिल रही है। अगर कहीं आदरणीय मनमोहन सिंह चाहे फूड की गारंटी है, आज डिपो में राशन है, दूसरी चीज़ें फूड की गारंटी है या हमने जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया था कांग्रेस सरकार ने उसकी तहत आ रहे हैं। अन्यथा तो यहाँ कोई वो बताइए कि आपने कोई नई चीज़ लाई। आप बताइए हमारे आप बार-बार कहते हैं कि एयरपोर्ट, एयरपोर्ट क्या हमारे पास मामला जाओ के पास अच्छी जगह है। कम कीमत में वो पैसे में जगह मिलनी है। क्यों नहीं बना रहे हैं आप? क्यों नहीं विधायक साहब आवाज़ बुलंद कर रहे हैं? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं? सिर्फ लोगों को ठगना नहीं है, लोगों को बाँटना नहीं है। राजनेता का काम है व्यवस्था को चेंज करना। ना कि समाज को बाँटना नहीं। समाज देश रहेगा तब राजनेता रहेंगे, देश नहीं रहेगा तो कैसे रहेगा? आज हालात क्या है? आज महँगाई कहाँ पहुँच गई? हम आम आदमी 2 वक़्त की रोटी से लाचार है। अगर इस क्षेत्र में या इस देश के अंदर मनरेगा नहीं होती तो हिमाचल के जो गाँव में लोग हैं उनको 2 वक़्त की रोटी नहीं मिलती। आप पूछिए गाँव में कि क्या कौन-सा रोज़गार आपने स्वरोज़गार लाया? हाँ, आज साहब मैं अगली बात यहाँ पे आपके पास करूँगा। आप अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, गाँव में जा रहे हैं, आप गाँव में फिर से आपने विज़िट मारना, हर गाँव की हर पंचायत में हमारे को पता लगता रहता है कि आप जा रहे हैं। तो अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं, वो क्या मुद्दा है इस वक़्त? हमारा मुद्दा है जब हम ये बोलते हैं कि जब-जब इस देश के अंदर कांग्रेस वीक हुई, हर वर्ग वीक हुआ। जिस आपको पता है कि गुलामी से पहले इस देश में सुई नहीं बनती थी, हमने मंगलयान बनाए। हमने देश को जिस स्थिति आपको पता है कि देश की क्या ढांचा था। कांग्रेस ने क्या कितने इंस्टीट्यूशन जो यहाँ तक आज खड़े किए। हम इन इंस्टीट्यूशनों को बरकरार हम आपके बैंक नहीं बेचना देंगे, जो आज बैंक जो बिक रहे हैं आज बैंक नहीं बिकना देंगे, आपके रेलवे नहीं बिकना देंगे, आपके जो हवाई अड्डे, हवाई जहाज बिक रहे हैं, या जो भी संस्थाएँ आज आप बताओ एलआईसी में इन्होंने एफडीआई एलआईसी को बेचने की क्या ज़रूरत है? जो एलआईसी भारत सरकार को कर्जा देती है, उसको बेचने की क्या ज़रूरत है? पूत और कपूत में क्या अंतर होता है? पूत जो है वो जोड़ता है और कपूत है वो बेचता है। देखिए, आज सरकार का तो ये कहना है कि जितने भी हमारे चाहे पीएसयू बैंक्स हैं, चाहे और भी जिससे सरकार को इनकम जनरेट होती है, हम उनको बेच रहे हैं। सरकार लाला नहीं है। सरकार का काम होता है लोगों को सुविधा देना। 2014 से पहले देखिए आज, 2014 से पहले बैंक नहीं चल रहे थे, प्रॉफ़िट में नहीं हो रहे थे कि आज ही एनपीए बढ़ा। 2014 से पहले नहीं था। आज 2000 पहले पे जहाँ अर्थव्यवस्था 9 और साढ़े 9 तक पहुँच गई थी, तब नहीं देश चल रहा था। जब देश में देश जो के जो नेता होंगे, गुलाम हो जाएँगे पूँजीपतियों के हाथ में। आज 2 ही पूँजीपति इस देश के अंदर राज करते हैं, अदानी और अंबानी।
आज अदानी को दे दिया रेलवे, अंबानी को दे दिया दूरसंचार मंत्रालय और बैंक दे रहे हैं। वो ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला जो जियो को लॉन्च कर रहा है और बीएसएनएल को बंद कर रहा है। अगर आपके अंदर देशभक्ति नहीं है, गुण गाते हैं देशभक्ति की, कहाँ की देशभक्ति है? तुम अपनी संस्थाओं को एक-एक करके बेच रहे हैं, गुलाम बना रहे हैं। इस देश को गुलामी की तरफ है। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ईस्ट कंपनी आई थी और हम इस देश को गुलाम किया था, इसी तरह से ये भी होने वाला है। ठाकुर साहब, मैं अगली बात करूँगा, सरकाघाट की ही बात करूँगा। नशा हुँ, सबसे ज़्यादा गाँव में पंचायत तक फैला हुआ है। हाँ। आज तक चाहे जो केमिकल नशा है, चाहे जो मर्ज़ी है। आप एक खुद युवा हैं, तो आप उन युवाओं को इस नशे से दूर रखने के लिए अपने स्तर पे क्या कार्य हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ये पहले तो ये जो नशा था अल्कोहल का था। अब सिंथेटिक ऐसा नशा आ चुका है, बहुत भयंकर है। वो 1-2 बार लेने के बाद उसको लत पड़ जाती है और हमारे पास सबसे बड़ा जो धन है हमारा, वो बच्चे हैं। किसी भी माँ-बाप का सबसे बड़ा धन जो बच्चे हैं और माँ-बाप कहाँ झुकते हैं या अपनी औलाद के आगे ही झुक सकते हैं और कहीं नहीं झुकते या भगवान के आगे झुकते हैं और कहीं नहीं झुकते हो और उनको कोई नहीं झुका सकता। पर जब औलाद इस तरह से निकलेगी तो उनका वो है, सिर जो झुक जाता है। तो उसके पीछे किसका? सरकार का। सरकार अगर कठोर निर्णय ले, सरकार की इच्छा शक्ति हो, तो मैंने बोला विदिन 24 घंटे में जो है ये नशे का कारोबार जो है बंद हो सकता है। पर सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, बोलने से कुछ नहीं होगा। सर, मैं लास्ट क्वेश्चन्स आपसे साथ यही पूछूँगा। अगले विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस सरकाघाट से किसको टिकट देगी? देखो टिकट देना हाईकमान का काम है। टिकट किसी के पास नहीं है, ठीक है? हाईकमान देगी, हाईकमान को पूरा पता है, उनके पास सबका बायोडाटा है, ठीक है? हमने 2017 में इलेक्शन लड़ा है, अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी है। अगर उस परफ़ॉर्मेंस के हिसाब से होगा तो अभी तो सरकाघाट में ऐसी को ढूँढने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। फिर भी जो हाईकमान का फैसला होता है, वो सर पर ही है। हम तो ये पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी के उसको लोगों तक लेके जा रहे हैं और जो हमें सरकाघाट के लोगों ने अपोज़िशन का एक दायित्व दिया, उस दायित्व को निभा रहे हैं। सर, मैं एक लास्ट क्वेश्चन सरकाघाट की जनता के लिए आपके द्वारा क्या संदेश? हाँ, मैं सरकाघाट की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो 2022 में कांग्रेस को समर्थन दें और जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकाघाट 14 साल पिछड़ चुका है, इसको हम दोबारा पटरी पे लाएँगे। जितने भी यहाँ से चाहे ऑफ़िस शिफ्ट हुए हैं, या दूसरी चीज़ें हुई हो, उनको दोबारा स्थापित करेंगे इस उसमें और इसमें चौमुखी विकास करेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को किस तरह से रोज़गार मिले। सरकारी नहीं, अर्ध सरकारी कई प्रकार की है, किस तरह से इन्वेस्टर आए। अगर सरकाघाट के लोग हमें आशीर्वाद देते हैं, सारी चीज़ देते हैं, हम बताते हैं कि कैसे इंस्टीट्यूशन आते हैं, कैसे बाहर से इन्वेस्टर आते हैं। हम ब प्रैक्टिकली आदमी हैं और करके दिखाएँगे। आज बहुत ज़्यादा कमी है जो सरकाघाट में। हम चाहेंगे सरकाघाट में शिक्षा का सुधार हो, हेल्थ का सुधार हो और रोज़गार आए यहाँ पे। युवाओं को सबसे बड़ी जो चिंता है हमारी जो बढ़ती हुई बेरोज़गारी है। जहाँ कांग्रेस ने 2017 में 6 और 7 लाख हमारे टाइम में लोग बेरोज़गार थे। आज 11 लाख लोग बेरोज़गार हुए हैं। ये 4 साल में जयराम सरकार ने ऐसे कोई भी प्रावधान जो है युवाओं के लिए नहीं खोले। मैं आपको ध्यान देना चाहिए आज कोरोना काल हो, कोरोना काल के टाइम में उद्योगों में और जगह की बात छोड़ो, उद्योगों में क्या किया लोगों ने उद्योगपतियों ने कोरोना के बहाने से लोगों को नौकरी से निकाल दिया कि नहीं जी, अब कोरोना है हमारी तो प्रोडक्शन कम होगी, फलाना हो गया। सर मैंने 2-3 बार हमने इंडस्ट्री मिनिस्टर से भी मिले कि जनाब आप डाटा मंगाइए इंडस्ट्रियों का कि पहले उस उद्योग में कितने लोग काम करते थे और कितनी प्रोडक्शन होती थी और उनसे पूछिए प्रोडक्शन वो पूरी हो रही है, पर जो लोगों की संख्या थी वो 40 घट के 60 100 में से 60 रहेगी, 40 लोग उन्होंने निकाल दिए। अब वो हमने अगर यहाँ पे औद्योगिक पैकेज दिया था, तो लोगों को रोज़गार के लिए दिया था, कि हिमाचल के लोगों को, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, तभी तो हम इस चाहे हमारे को पॉल्यूशन की मार है, चाहे दूसरी चीज़ों कई चीज़ों की हमें चाहे एनवायरनमेंट की मार लगी, कुछ लगी, पर हमने इसलिए उद्योगों को निमंत्रण किया, इसलिए दो उद्योग स्थापित किए, ताकि हमारे अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिले। पर यहाँ उल्टा हुआ, हमारे लोगों को उससे उतना बड़ा फ़ायदा नहीं हुआ। कोरोना काल में जो छंटनी हुई है, वो उन लोगों को उन्होंने वापस नहीं बुलाया और हम अपने सीनियर लोगों से भी जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनसे भी बात करेंगे। जब कांग्रेस सत्ता में आएगी, तो हम सभी उद्योगपतियों से
वो उनका डाटा मंगवाएँगे कि इस उद्योग में कितने लोग काम करते थे, अब कितने और कितने प्रोडक्शन है। अगर प्रोडक्शन इक्वल पहले वाली जो प्रोडक्शन अगर वो 16 में कर रहे थे वही वो 22 में कर रहे होंगे और बंदे वहाँ पे 100 की जगह 60% होंगे तो हम बोलेंगे कि 100% लोगों को पूरा किया जाए ताकि हमारा मकसद है लोगों को रोज़गार देना। लोगों का चूल्हा-चौका चलाना सरकार का क्या दायित्व है कि समाज में इक्विलिब्रियम बना रहे। कोई सरकार कोई व्यापारी थोड़े है कि हाँ जी उसका धंधा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट थोड़े है सरकार। सरकार का मतलब है कि हम सब वर्गों का उत्थान हो, बेरोज़गारों को रोज़गार मिले, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य स्वास्थ्य मिले, लॉ एंड ऑर्डर्स में मेंटेन रहे हो और इस देश में प्रदेश में खुशहाली आए और अधिक से हमारा टूरिज़्म बढ़े, दूसरी चीज़ें बढ़े, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहे, हमारे जो हमारा प्रदेश है वो नशा मुक्त रहे। ये चीज़ें जो हमारा दायित्व है, इस दायित्व से हमें किसी भी पॉलिटिशियन को पीछे नहीं रहना चाहिए। अगर देश रहेगा, प्रदेश रहेगा, देश में पॉलिटिशियन रहेंगे, प्रदेश नहीं रहेगा, देश में अशांति रहेगी, प्रदेश में अशांति रहेगी, तो पॉलिटिक्स करके क्या करना है? हमारा जो काम है सिर्फ़ और सिर्फ़ काम है व्यवस्था को देखना और व्यवस्था में सुधार लाना। सर, हिमाचल फास्ट से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत-बहुत तो ये थे धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस के पवन ठाकुर जी, जिनका साफ संदेश है कि सरकारों की अगर मंशा रहे, तो कहीं न कहीं उस कंस्टिट्यूएंसीज़ को बढ़ावा दे जाए, चाहे वो स्टार्टअप्स हैं, बैंकिंग के बारे में हमने बात करी, तो इनके जो विचार हैं, युवाओं के बीच में काफ़ी ख़ास ये इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो अब ये कांग्रेस जो है पार्टी डिसाइड करेगी, आने वाले विधानसभा चुनावों क्षेत्र से किसको जो है विधानसभा की टिकट जो दी जाती है। तो जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस।